हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी जो है आपकी कंटिन्यू है। आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंदर हम उस तरह से क्लासेस को ले रहे हैं कि आपका सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। तो कंसेप्चुअल क्लास अलग से लेते हैं हम, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्लास है उसे अलग से लेते हैं, है ना। हर तरह की वीडियो शेयर हो रही है आपके साथ और उम्मीद करती हूँ आप अपने काम को कम्प्लीटली कर रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं। आपकी नोटबुक्स में आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है और आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आज हम जो है मेन एलिमेंट्स पढ़ेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। फीचर्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर से। अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन दैट डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तीन तरह की होती है, आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो सेंट्रल में होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट के बेसिस पे होती है गवर्नमेंट, और जो गांवों में या पंचायत के आधार पर जो होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। इस तरीके से गवर्नमेंट्स तीन पार्ट्स में डिवाइड है। इन तीनों पार्ट्स के बेसिस पर जो ये फेडरेशन वर्ड आया है, ये फेडरेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है, जिसका जो वर्ड है फ्यूडोस, और फ्यूडस का मतलब होता है ट्रीटी, कोई भी तरह की संधि करना किसी भी स्टेट, किसी भी चीज़ की, है ना। तो फेडरल सिस्टम क्या है, जिसके अंदर एक नेशन, एक स्टेट और एक लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों मिल करके संधि करते हैं, एक आपस में वार्तालाप करके एक डिसाइड करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं कि कैसे हमें राज्य को चलाना है, कैसे काम करना है और कैसे सिस्टम को आगे लेकर जाना है। वहीं अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करूं तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है किसी एक ही सरकार का पूरे देश पे राज होना, मतलब पूरा पावर जो है वो सब कुछ सेंट्रल के हाथों में। एक एक एम्प्लॉय जो है वो खुद चुनेगी सेंट्रल, जिसके अंदर उन्हें फेडरल सिस्टम नहीं होता, मतलब ना ही स्टेट, पंचायत वगैरह, जो लोकल गवर्नमेंट है जिसे कहते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इन तरीके से, या नेशनल गवर्नमेंट है, ऐसे अलग अलग भागों में बटा हुआ नहीं होता। एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, एक सिंगल सिस्टम होता है जो पूरा अच्छे से कंडक्ट कर रहा होता है सारी चीज़ों को, ठीक है। मतलब ऑटोनॉमी पूरे एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जैसा कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ में चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो आपको फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर आपके पास में नेशनल लेवल पे सरकार है, गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और जो आपका लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है वो भी आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया के अंदर, कई सारी यूनियंस बनी हुई है, उन सब यूनियन ऑफ स्टेट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस किया हुआ है, और यही सारी सिस्टम जो है ये फेडरल सिस्टम या फेडरेशन के तहत आता है। इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है। इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो अमेरिकन मॉडल को नहीं करता है, कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है। कैनेडियन मॉडल का मतलब है कनाडा में भी यही सिस्टम है कि अलग अलग नेशनल लेवल पे अलग होगी, स्टेट लेवल पे अलग होगी, लोकल लेवल पे अलग होगी। तो ये जो फेडरल सिस्टम होता है, ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, वो कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है, ना कि अमेरिकन मॉडल को, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, पर ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो करीब 28 हो चुकी हैं स्टेट्स, क्योंकि जो पहले जम्मू कश्मीर था यूनियन स्टेट, वो उसे अब दो अलग अलग भागों में, कश्मीर और लद्दाख, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं। तो 7 यूनियन टेरिटरीज की जगह अब 9 हो चुके हैं, और 29 की जगह 28 स्टेट्स हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स की। तो सबसे पहली चीज़ डिवीज़न ऑफ पावर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो है अलग अलग जो सरकारें बटी हुई है, नेशनल लेवल पे अलग काम होते हैं, स्टेट लेवल पे अलग काम होते हैं, और लोकल लेवल पे अलग काम होते हैं। नेशनल लेवल पे जो काम होते हैं और स्टेट लेवल पे जो काम होते हैं, उसके अलावा जो काम होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाले जाते हैं। तो एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट,
तो इन सब लिस्ट के अंदर अपने अलग अलग काम बटे हुए हैं। जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट है, वहीं स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट्स है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। इन सब्जेक्ट के बेसिस पर ही जो है आगे कंटिन्यू इनके अंदर काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पावर्स बांट दी, अलग अलग हिसाब से लोगों को पावर बांट दी। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे नहीं सुलझ सकते, नेशनल लेवल पे जाने ज़रूरी होते हैं। वहीं कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल पे निपट जाते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो इस तरीके से, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं दोनों के अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको डालने होते हैं, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा डाला हुआ है। अलग से जुडिशरी सिस्टम है, कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं हो सकता किसी भी तरह के जुडिशियल सर्विसेज में, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कि हमारी सरकारें बटी हुई है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, वैसे ही हमारे जुडिशियल सिस्टम भी बटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट है नेशनल लेवल पे, फिर अलग अलग स्टेट के स्टेट लेवल पे स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट हाई कोर्ट्स के बाद में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में पंचायतें। ऐसे जुडिशियल सिस्टम भी बिल्कुल अलग बटा हुआ है। अब इसमें पॉलिटिकली हस्तक्षेप नहीं हो सकता, और ना ही किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस किसी लीडर का हो सकता है। जुडिशियल सर्विसेज अपनी तरीके से ही काम करते हैं। तो बिल्कुल अलग से इसको एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जुडिशियल सर्विसेज बिल्कुल अलग है, ये अन्य कैटेगरीज के अंडर में नहीं आती है। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेडरल फीचर्स में से आता है एक, है ना। इसके अलावा बाईकैमरलिज्म, राज्यसभा और लोकसभा दो सिटिंग्स होती है, दो सभाएं हैं। राज्य स्तर पे अलग है, और जो सेंट्रल लेवल पे है वो अलग है, और स्टेट लेवल पे अलग है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही अलग अलग लेवल पे है। राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है, जबकि लोकसभा जो है लोअर हाउस होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक की अनुमति के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता, है ना। वही है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में सबसे बड़ा जो अधिकार दिया गया है, सबसे बड़ा जो राइट दिया गया है, वो किसे दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसे दी गई है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सुप्रीमेसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे कंट्री के अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उसे अपॉइंट किया जाता है। दूसरे देशों में सरकारें यूँ ही ऐसे ही बन जाती है जो मेजॉरिटी के बेसिस पे, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारे जो गवर्नमेंट है, उसमें अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। मतलब गवर्नर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी है, ये लोग एजेंट है, हमारे सरकार के एजेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एजेंट है, ये आम जन के एजेंट है, और उन एजेंट्स के बेसिस पर ही इन्हें कार्य दिया जाता है। वही अगर हम बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप है, सभी के पास में एक नागरिकता, आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपके पास में भारत की नागरिकता होगी। आप यूएस की नागरिकता भी यहाँ लेकर बैठ जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप या तो भारत के नागरिक कहलाओगे या यूएस के कहलाओगे। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो नागरिकता होती है वो किसी एक कंट्री की ही होती है। भारत की नागरिकता कहती है कि आपके पास भारत में, अगर भारत की नागरिकता, भारत में रह रहे हैं तो आप बस भारत के हैं। अगर किसी दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप जो है, अगर वहाँ पे दोहरी चलती है सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप चलती है, तो वहाँ पे आप अपना ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप भारत के भी हैं और वहाँ के भी। लेकिन भारत में आप हमारे, अगर वहाँ का आपने सिटीजनशिप ले लिए तो आप हमारे नागरिक नहीं कहलाएंगे। अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता है आपके पास और कोई देश की नागरिकता नहीं है, तो आप पूर्णतः भारत के हैं। लेकिन डबल सिटीजनशिप में हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिटरी फीचर की। यूनिटरी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो सबसे पहला है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। 2, 4, 10 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग अलग नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सख्त है। आपको अगर कुछ जो आप सोचते हैं आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, कुछ नियम कायदे कानून बदल जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जैसे सिस्टम चल रहा है, आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम बिल्कुल अलग है। जो इंटीग्रेटेड होता है मतलब साथ में मिला हुआ होता है यूनिटरी सिस्टम में। यूनिटरी सिस्टम जो होता है, यूनिटरी फीचर जो होते हैं, इसके तहत हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जुडिशियल सर्विसेज को जोड़ा जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या अन्य सर्विसेज को जोड़ा जाता है, जो कि फेडरल सिस्टम में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है,
इसके अलावा नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ में कोई इक्वालिटी देखी नहीं जाती है यूनिटरी फीचर्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे यूनिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। अगर कोई ज़रूरी चीज़ हो गई है तो उसके अंदर अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, कोई प्रोविज़न लाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे SC/ST लोअर कैटेगरी के, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, तो उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए कोई प्रयास करने होते हैं, तो वो सारे इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर आते हैं। वही बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो सारे ऑल इंडिया जो भी सर्विसेज हो रही है, चाहे सेंट्रल लेवल पे है चाहे स्टेट लेवल पे है, तो वो सारी सर्विसेज यूनिटरी सिस्टम में कंडक्ट होती है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी का मतलब है ऐसी मशीनरी जनरेट की जाती है, मतलब ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो इंटीग्रेटेड लेवल पे वर्क करता है, मतलब पूरे राज्य स्तर पे कार्य करता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन की भी पूरी एक मशीनरी होती है। जैसे हमारे यहाँ तो जहाँ फेडरल फीचर्स जो होते हैं, इसके तहत तो क्या होता है कि लोकल लेवल पे अलग सरकार बन रही है, स्टेट लेवल पे अलग बन रही है, सेंट्रल लेवल पे अलग बन रही है, लेकिन अगर यूनिटरी फीचर की बात की जाए तो फिर पूरी तरीके से एक ही सरकार कंडक्ट होती है, पूरे एक ही इलेक्शन का मशीनरी कंडक्ट होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्टेट बिल्स की, तो स्टेट बिल्स को विटो पावर होता है, स्टेट बिल्स को विटो दी जाती है कि वो उस पर कार्य करें। ठीक है, पार्लियामेंट ऑथोरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट के पास में ऑथोरिटी होती है स्टेट लेवल पे कार्य करने की, स्टेट लिस्ट पर कार्य करने की। ठीक है, उसके अलावा टेंडेंसीज क्या होती है फेडरल सिस्टम की, तो देखिए क्वासी फेडरल सिस्टम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। केसी ने बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है, मतलब उसने ये बताया कि इंडियन यूनियन इज़ अ यूनिटरी स्टेट, इंडियन यूनियन जो है वो एक यूनिटरी स्टेट है जिसके अंदर सब्सिडरी फेडरल फीचर्स हैं, और उन सब के अलावा फेडरल स्टेट जो है वहाँ पे सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स पाए जाते हैं। जहाँ इंडियन स्टेट है जो यूनिटरी स्टेट है वहाँ पे हमारे पास में फेडरल फीचर्स है जो सब्सिडरी हैं, लेकिन वही अगर फेडरल स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इससे रिलेटेड इंडियन एक्ट क्या कहता है, इंडिया जब इस्टेब्लिश हुआ, एक्ट इस्टेब्लिश हुआ, तब क्या कहा गया इस बारे में, स्टेट यूनियन के बारे में, इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, टेंडेंसी क्या है इंडियन फेडरलिज्म की, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में यहाँ पे इस तरीके से बताई गई है इन दोनों स्लाइड्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस की है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कोई इशू आ रहा है आप पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए मुझे, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे मेरी तरफ से। इसके अलावा जो इसमें से जो क्वेश्चन लिखने हैं वो आप लिखिए, मैं आपको पूछती हूँ, मैं बताती हूँ आपको वो फीचर्स, वो क्वेश्चन आपको यहाँ नोट करने हैं। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, दोनों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, कितने 7 पॉइंट्स हैं और 7 पॉइंट्स के अंदर एक एक दो दो लाइन सभी में लिखनी है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कीजिए, इसमें भी सेम वही करना है। 11 पॉइंट्स हैं, इनके अंदर आप सिर्फ पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आपको जो है डेफिनेशंस या आगे लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लो और उन्हीं को यहाँ पे आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द टेंडेंसीज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इन फ्यू वर्ड्स और फ्यू लाइन्स। तो इस तरीके से 1 पैराग्राफ में 8-10 लाइन के एक पैराग्राफ के अंदर आप टेंडेंसीज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ या आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये देखिए मैं आपसे सारा सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे सब दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ईजी हो जाए, आप जब क्वेश्चन करें या आप जब पढ़ें इन चैप्टर को तो आपके लिए ईजी हो जाए ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जूम आउट करके और जो है देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है, कोई इशू है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, इट विल डेफिनेटली बी सॉल्व्ड और आपका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा।
ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट कीजिए। आप वर्क शेयर नहीं कर रहे हैं मुझसे, इसलिए अपने वर्क्स को शेयर कीजिए जिससे कि मैं चेक कर सकूं और मैं आगे जो है प्रिंसिपल सर और आगे अथॉरिटीज़ को दिखा सकूं वो वर्क। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।